बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा जी। कि बहुत अदबी घराना था और यूं करके शायर थे और यूं शायरी होती थी तो मैं जी। सीखता था। अच्छा, मेरा जो शौक़ रहा है, रुझान रहा है, वो हमेशा साइंस की तरफ रहा। जी। तो मैंने मेरी वो तो मैं एक्सीडेंटली इंडस्ट्री में आ गया। ये कहा जाता है कि शायरी फ़िलॉसफ़ी है। इस जी। बात को आप मानते हैं? जी। शायरी फ़िलॉसफ़ी है। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए, जी। जो ग्रीक साइंटिस्ट हुए, रोमन साइंटिस्ट हुए, वो कौन थे? वो सारे तो फलसफे। फिलोसफर्स थे ना। जी, सारे फलसफे। जितनी साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं, साइंस ओरिजिनेट जो की है, जी। ओरिजिनेटर साइंस के, वो सारे फिलोसफर थे। तो साइंस और फिलोसफी को आपने अलग क्यों किया, क्यों समझा ऐसा? जी। मैं एक तशबीह दूं जी। दोहे से कि ये समझ लें आप कि कंप्रेसर होता है। जी। कंप्रेसर का काम ये है कि उसने लिए और पूरे आपके कमरे की हवा को कंप्रेस करके एक बोतल में भर दिया। जी। ये काम कंप्रेसर का होता है। तो आप यूं समझें कि दोहा एक कंप्रेसर है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो कहानी है उसे कंप्रेस करके 2 मिसरों के अंदर भर देता है। नाज़रीन, मैं सफ़ीर सिद्दीकी, सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उर्दू दोहे की रिवायत में एक अहम नाम है और ख़ास तौर पर अहद हाज़िर में उर्दू दोहे के ताल्लुक़ से जो चंद नाम हैं उनमें सहरिफ़हरिस्त आपका शुमार होता है। जनाब अनस ख़ान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सफ़ीर अदब चैनल पर और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे सर बहुत सारी गुफ्तगू करनी है हमें, कुछ आपके ताल्लुक़ से, कुछ दोहों के ताल्लुक़ से, उर्दू शायरी के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपका ताल्लुक़ सर कहाँ से है और आपकी सर इब्तिदाई तालीम कैसी रही सर? मेरी पैदाइश कायमगंज से है। जी। कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फ़र्रुखाबाद वेस्टर्न यूपी में आता है। और 4 साल की मेरी उम्र थी जब हमारे वालिदैन ने हिजरत की जी। और अलीगढ़ आ गए और वहाँ मेरा एडमिशन अलीगढ़ में ही करा दिया एक स्कूल में। एक मिशनरी स्कूल था, आवर लेडी ऑफ फातिमा। जी। वहाँ से मैंने 10th पास किया और 11th से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर तो सफ़र जारी रहा, कभी जी। हैदराबाद तो कभी बेंगलोर तो कभी चंडीगढ़ मुलाजमत के। सर, अदब से कैसे सर आपका रिश्ता हुआ? आपका सर मतलब आपके घर पर ऐसा अदबी माहौल था या आपके बचपन में कुछ चीज़ें जैसे होती हैं इस तरह की चीज़ें कि घर का असर पड़ता है माहौल का, तो अदब से सर आपका रिश्ता देखिए, कैसे ये बना? तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा जी। कि बहुत अदबी घराना था और यूं करके शायर थे और यूं शायरी होती थी तो मैं जी। सीखता था। तो जाहिर सी बात है, मेरी पैदाइश कायमगंज की है। जी। और मैंने बचपन से जो घर में माहौल ये देखा कि अंधेरे में भी जब निकल रहे हैं तो राइफल लेके मर्द साथ में जा रहे हैं। जी। तो अलग तरह के किस्से और लतीफ़े, खैर अब वो यहाँ क्या सुनाने के हैं। तो कोई ऐसा तो मैंने नहीं देखा। हाँ, कायमगंज से ताबा साहब भी हुए हैं, जी। कायमगंज से ही है उनका जी। सिलसिला भी। और वो अलग बात है कि वो मुकीम दिल्ली में थे जी। और जामिया से जुड़े हुए थे। तो और तो कोई बड़ा नाम नहीं आता कि जो वहाँ से हो या फिर कोई ऐसा माहौल हो। फिर अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ में भी, घर में भी कोई ऐसा ज़ौक़ हमारे वालिदैन में भी नज़र नहीं आता था। तो ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे डीएनए में शायरी कहाँ से आई। जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे पता कब चला कि जो है ये जरासीम है। वो यूँ रहा कि जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो मसूद हुसैन साहब जो जामिया के वाइस चांसलर भी रहे, इनके बेटे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे अप्लाइड फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। तो वो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, ओपन इलेक्टिव उन्होंने शुरू किया था नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से। ये मैं आपको बता रहा हूँ ईयर 2002 की बात। तो वो ओपन इलेक्टिव पढ़ाते हुए जब वो असाइनमेंट देते थे तो जाहिर सी बात है, पहले वो यूएस में थे, वहाँ भी उन्होंने पढ़ाया। तो वो वही कल्चर लाना चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा वो घिसा पिटा पैटर्न ख़त्म करोगे, बच्चों को असाइनमेंट दे दिए, बच्चे ने उसकी कॉपी की, उसने उसकी कॉपी की और जमा कर दिए।
तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बताएं नैनो टेक्नोलॉजी का जो मैंने ना देखा हो जी भाई, या फिर कोई आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो मुझे ना पता हो, या कोई ऐसी बुक, क्योंकि उस ज़माने में बुक्स भी नहीं थी तो जी हम प्रिंट आउट से पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा इस सब्जेक्ट पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने कहा कि या फिर एक उन्होंने जो 10 ऑप्शन असाइनमेंट के दिए थे उसमें एक ऑप्शन ये था कि या कोई इस पे पोएम हो। तो पहले तो हमने कोशिश की कि हमने बहुत ढूंढा कि हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले नैनो टेक्नोलॉजी पे जो इन्होंने ना सुनी हो, लेकिन उनका मुताला इतना वसी था कि जब भी हम कुछ लेके जाते थे वो कहते थे हाँ ये मेरी नज़र से गुजर चुका है। अच्छा अब हमारे असाइनमेंट के 15 नंबर जो थे जी वो फंसे हुए थे। तो आखिरी में हमें ये लगा कि हम क्यों ना ये करें कि कुछ कोई पोएम ही लिख ली जाए इसके ऊपर, जी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी पे एक पोएम लिखी और वो उनके पास ले गए। तो जब उन्होंने देखी तो अच्छा हमने सरसरी तौर पे ऐसी लिख दी कि भाई ये तो उसके फिजिक्स के उस्ताद हैं, इन्हें क्या मतलब। जी लेकिन ये हमें इस बात का इल्म नहीं था कि वो मसूद हुसैन साहब के बेटे हैं, अच्छा उर्दू जी दां, तो बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल उनका उर्दू दुनिया में। तो उन्होंने जो देखा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बचकानी सी पोएम आप लिख के ले आए, ये कुछ भी एक नंबर भी नहीं दूंगा इस पोएम पे तो। तो बोले इसके तो भाई, तो मैंने कहा सर आप पोएम में क्या कमी है मेरे। तो जी बोले कमी ये है इसके अंदर बेटा कि ये आप मुझे एक ऐसी शर्ट लेके मेरे पास आ गए जिसकी एक आस्तीन पूरी है और एक आधी है, मैं कैसे पहन लूँ। आप कह रहे हैं कपड़ा कॉटन है, लेकिन मैं कैसे पहन लूँ। जी तो बोले मफहूम कुछ भी हो लेकिन फनी एतबार से वो ठीक होना चाहिए, जी तो ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा आपकी। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं सर कुछ और कोशिश करता हूँ। तो मैं फिर दोबारा मैंने कोशिश की, तो वो अंग्रेज़ी में लिखी थी। अच्छा दोबारा अब अंग्रेज़ी की शायरी ऐसी ही होती है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा जो आपका आहंग है नेचुरल, वो आपका दिखेगा भी नहीं अंग्रेज़ी शायरी में। जी तो वो अपने फिर तौर मैंने पे कहा कि एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं एक गीत लिखता हूँ जी टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने फिर उस टॉपिक पे नंबर तो लेने थे, तो मैंने फिर एक गीत लिखा। जी गीत के अंदर वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की भी बीच बीच में डाली। तो अब जब मैं उनके पास गया वो लेके, तो फिर उन्होंने जब वो गीत सुना तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अनस तुम दोहे क्यों नहीं कहते। जी तो वो पहले शख्स थे तो वो जिन्होंने ये, दोहे हाँ, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये दोहे कहाँ, ये तो गीत है। जी अब मुझे इस बात का इल्म नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं था, ना मैं वाबस्ता था किसी शायरी से या किसी से। तो मैंने कहा ये दोहे कहाँ है इसमें। तो बोले कि बेटा इस गीत में दोहे ही दोहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे दोहे हैं। तो और उसी में मैं तो एक अपने थीम पे मैंने गीत किया और बीच में कुछ बहाने से टेक्नोलॉजी का डाल देता था कि ये तो टेक्नोलॉजी पे तो है सर, वो देखिए आ गई। सबसे पहली तख्लीक एक तौर पे हाँ चुनके हुआ पहली थी 2002 में। तो उसका मुझे एक दोहा आज भी याद है। जरूर सुनाएं तो वो इन्वायरमेंट पे मैंने लिखा था। जी तो उसमें ये था कि छम छम करती लू चली ले घुंघरू भर पाऊं, छम छम करती लू लू चली चली ले घुंघरू भर पाऊं, बरगद जी जब से गए दुबली हो गई छाऊं। क्या बात है सर। तो इसी तरह के बहुत सारे दोहे थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें दोहे हैं, जी तो अब आप जो है वो फोकस करिए दोहों के ऊपर। जी तो तो मैंने कहा चलिए। तो इस तरह जो है शुरुआत हुई, जो मुझे पता चला। तो सर उससे पहले मतलब ये तो उस वक्त आप असाइनमेंट के एक अच्छा काम हो गया उनके बहाने से आपको पता चला और आपने पहली मरतबा वो चीज़ें लिखी। लेकिन उससे पहले सर आप अदब से कोई आपका ताल्लुक़ था, पढ़ते थे आप या दिलचस्पी थी अदब से? देखिए पहले तो मतलब ये था कि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। जी एक पहली चीज़ तो ये कि मैं मिशनरी स्कूल से था, तो मेरे स्कूल जो था वो उस ज़माने में प्रेशर कुकर समझा जाता था। जी उसके वहाँ पे इतना प्रेशराइज़ करते थे बच्चों को, इतना प्रेशराइज़ करते थे कि हम हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते थे जी स्कूल में। कि ज़रा सा हमने होश ही संभाला था कि हम 9th में आए तो उसमें कि अब 10th की तैयारी अभी से शुरू कर दो। जी जब 10th में आ गए तो पूरा करियर ही इसी के ऊपर डिपेंड करता, तो शाम को अलग क्लासेस हो रही हैं, सुबह अलग कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहते थे, जी वहाँ का एक अलग माहौल, सब पढ़ने वाले लोग होते थे। घर में भी वही माहौल बना हुआ था, बड़ी बहन थी वो भी कंपटीशन की तैयारी में लगी हुई हैं। तो एक पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जी रहते थे। तो कभी और कुछ पढ़ने का तो टाइम मिला ही नहीं। जब 11th में आ गए तो 11th में ये मामला था कि हमारे घर की
हम 4 भाई बहन थे, 3 बहनें थी, मैं भाई जी। था। तो सबके सब तैयारी में लगे थे, कोई किसी कंपटीशन की, कोई किसी कंपटीशन की। तो ये माना जाता था कि हमारे घर की बत्ती नहीं बुझती थी कभी, जी। लाइट नहीं बुझती थी कभी, क्योंकि एक सोता था तो दूसरे का पढ़ने का टाइम शुरू हो जी। जाता था। तो सब यही कहते थे कि इनके घर की लाइट पिछले 5-7 साल में बुझी हुई नहीं देखी कभी, माशाल्लाह। तो पढ़ते ही रहते थे। तो 11th-12th में कंपटीशन होते थे, जी। उसकी तैयारी होती थी। तो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इवन कोचिंग जो है वो सुबह 5 बजे निकलते थे, 6 बजे की कोचिंग थी उसके लिए, वो हमें स्लॉट मिला हुआ था। जी। फिर वहीं से +2 चले जाते थे। +2 से जो लौटते थे तो फिर हमारी मैथ्स की कोचिंग शुरू होती थी, फिर फिजिक्स की होती थी। फिर वहाँ एक ज्ञान सरोवर, मान सरोवर एरिया है जो जी। यूनिवर्सिटी से दूर है, तो वहाँ जाना होता था। जाहिर सी बात है उस जमाने में साइकिलें थी, जी। तो साइकिल खींचते हुए वहाँ पहुंचे, वहाँ की कोचिंग निकली तो फिर भागे दूसरी, फिर आके वो सारी चीज़ें पढ़नी होती थी। जी। तो फिर उसके सही। बाद इंजीनियरिंग में आए। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में 40 सब्जेक्ट हैं, सबसे जी। ज़्यादा सब्जेक्ट है उसमें। तो ये प्रपोजल तक लाए थे डीन हमारे उस ज़माने में, जावेद हुसैन साहब ही थे, जी। कि इसको 3 ब्रांच में ब्रेक कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सब्जेक्ट बहुत हैं, सारे। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर, स्पेशलाइजेशन उन्हें जी। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हासिल नहीं होती। तो इतना ज़्यादा प्रेशर में गुजारा है वो दौर कि हमने पढ़ाई के अलावा हमारे पास वक्त नहीं था कुछ भी पढ़ने का। ये ज़रूर बात है कि ये मैंने आपको बता दिया, ये भी एक्सीडेंट वही था कि असाइनमेंट के चक्कर में जी। ये हुआ कि ये पर्दाफाश हुआ जी, कि लेकिन ये सर दोहे क्योंकि कह सकते हैं। तो वो सर क्योंकि एक तो आपने पढ़ा नहीं था उससे पहले क्योंकि वक्त नहीं मिला आपको, हम्म। और उन्होंने जैसे कि आपने बताया सर कई ऑप्शन दिए थे, तो हम्म। सर ये ख्याल क्यों आया सर आपको, कैसे आया कि आप पोएम ही लिखें नहीं, वो उसमें? स्कूल टाइम में ये होता था कि मैं पोइट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, और तब ज़रा इंग्लिश कल्चर था हमारा, जी। तो इंग्लिश पोइम्स लिखता था मैं। अच्छा। हाँ, तो वही आदत पड़ी हुई थी, जी। तो वही लिख दी। लेकिन बाद में जो है वो, जब उन्होंने ये कहा कि गीत पहली बार लिखा था, जी। तो उसमें वो इन्वायरमेंट पे वो पूरा मैंने जी, आपको वो सारी बताया, टेक्नोलॉजी चीज़। तो वो वहाँ से ये चीज़ हुई कि अच्छा हाँ। अच्छा, मेरा जो शौक़ रहा है, रुझान रहा है, वो हमेशा साइंस की तरफ रहा। जी। तो मैंने मेरी वो तो मैं एक्सीडेंटली इंडस्ट्री में आ गया। जी। हाँ, वरना मेरी ये था कि मैं बाहर जाऊं, मैं रिसर्च करूं, मैं लैब में ज़्यादा काम करूं। जी। हाँ, तो इतनी मतलब ओरिएंटेशन मेरी साइंस की तरफ इतनी ज़्यादा थी कि वो बाद में जब मैं शायरी कर रहा था, जो जी। मेरी इब्तिदाई दौर की शायरी है, तो उसमें ऑटोमेटिकली साइंस आ गई। जी। तो वो आप हुआ ये कि बिल्कुल। मैंने एक बार अलीगढ़ में एक मुशायरा हुआ, जी। तो हमसे कहा गया उस मुशायरे में शामिल होने को। तो हमने कहा भाई मुशायरे में हम तो दोहे कहते हैं। उन्होंने कहा तो क्या वो आपको नहीं मालूम है कि दोहे मुशायरे में पढ़े जा रहे हैं? जी। जमीलुद्दीन अली साहब ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है, जी। और दोहे पढ़े जा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। जी। निदा फाजली भी दोहे पढ़ते थे, तो हमने हिम्मत करके वहाँ दोहे पढ़े मुशायरे में। अच्छा, वो ख्वाजा हलीम साहब जो थे वो MLC थे अलीगढ़ में, उन्होंने वो करवाते थे जी। अपने यहाँ, तो उन्हीं का मुशायरा था। तो जब हम जो थे वहाँ दोहे दोहे हमने पढ़े, तो शारिक अकील, डॉक्टर शारिक अकील हैं, उन्होंने सुने, वो भी साइंस के आदमी, जाहिर सी बात है, वो जी। डॉक्टर है मेडिकल साइंस मेडिकल में। साइंस। तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने निशानदेही की। जी। तब तक मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये साइंस कैसे आ रही है। जी। वो रुझान रहा था कि रात दिन जो चीज़ आप सोच आप रहे हैं, जी, जिस जो चीज़ में चीज़ आप में लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ वाजे हुई शायरी में। वो जैसे सर आपका साइंस का क्योंकि रुझान रहा और आप उसी में, आपने बताया भी सर अभी कि आपका शौक था कि आप उसी में रिसर्च करें, और एक तौर पर देखते हैं तो आम तौर पर जो रुझान है साइंस और अदब को बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें समझा जाता है। एक बिल्कुल फैक्ट बेस है, बिल्कुल हकाइक पर मबनी है, उसमें कुछ तख़य्युल नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट पर हैं। अदब का मामला उससे बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हकीकी चीज़ों को भी तख़य्युल के सहारे से पेश किया जाता है। तो जब आपने लिखना शुरू किया, दोहे लिखे, और जब आप साइंस से आए थे, तो सर ये दोनों का देखिए, तालमेल सर आपने मैं कैसे ये बनाया? जो भी कोई कहता है तो मैं तो इस बात को मानता नहीं। जी। उसकी वजह मैं आपको एक बता दूं कि ये कहा जाता है कि शायरी फिलॉसफी है। इस जी। बात को आप मानते हैं? जी। शायरी फिलॉसफी है। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए, जी। जो ग्रीक साइंटिस्ट हुए, रोमन साइंटिस्ट हुए, वो कौन थे? वो सारे तो फिलोसफर्स थे ना। जी, सारे फलसफे। जितनी साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं, साइंस ओरिजिनेट जो की है, जी। ओरिजिनेटर साइंस के, वो सारे फिलोसफर थे। तो साइंस और फिलोसफी को आपने अलग क्यों किया, क्यों समझा ऐसा? जी। ये समझने वाले की गलती है ना।
उसके बाद पहले दौर में, इब्तिदाई दौर में जब साइंस इमर्ज कर रही थी, उस वक्त में रोम में, ग्रीस में ये जितने भी फिलोसोफर्स हुए करते थे, सारी थ्योरीज ही नहीं की हैं। ये जितनी बातें हम सुन रहे हैं कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, जी कि वो थ्योरी कि ज़मीन गर्दिश करती है, कि सूरज गर्दिश जी करता है, ये किसकी हैं? सारे फिलोसोफर्स की हैं ना। लेकिन है तो ये साइंस, एलिप्टिकल जी मूवमेंट, वो थ्योरी किसकी है? फिलोसफर्स की है ना। उन्होंने साइंस तो पढ़ी नहीं थी ना। तो जी साइंस पैदा करने वाला फिलोसोफर है। तो साइंस, फिलोसफी जो है वो साइंस की जननी है। जी तो दोनों चीज़ें तो अलग हैं ही नहीं, दोनों चीज़ें एक हैं। मैं तो कहता हूँ साइंस वालों को खूब शायरी करनी चाहिए और भरपूर शायरी करनी चाहिए। तो अभी सर जब आप शायरी कर रहे हैं और आप लैब में आप सर जाना चाहते थे, लेकिन शायरी भी सर एक तरह का समझिए लैब ही है जहाँ पर आप तजुर्बात करते हैं, उनको पेश करते हैं। तो अभी सर आप खुश हैं कि आप लैब में नहीं गए, आप शायरी कर रहे हैं? दोनों में से किसको तरजीह देते हैं सर? देखिए, ऐसा होता है कि कोई आदमी जब अपने मकसद में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, जी तो वो कहीं ना कहीं उसे ये फ्रस्ट्रेशन रहती है जी कि ये काम मैं बेहतर कर सकता था। जी लेकिन अब ज़िंदगी हमारे हिसाब से तो चलती नहीं है, कुछ मजबूरियां होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जिस जी हिसाब से हमें ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल मैंने अपने आप से भी कई बार किया। जी लेकिन ये शायरी ऐसी है जिसने मुझे सहारा दिया। मेरे रूह को तस्कीन मिलती है शायरी करके। जब मैं शायरी करता हूँ तो तस्कीन क्यों मिलती है? मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं लैब में जाना चाहता था, जी मैं साइंस के लिए कुछ करना चाहता था, तो वो मैंने मकसद दोहों से पूरा कर लिया। जी बिल्कुल, आपने वो आज अपने जब मैं तजुर्बात। दोहे कहता हूँ तो कई लोगों ने इस बात को जो है अप्रिशिएट किया कि आप जो है साइंसी थ्योरी और प्रिंसिपल सीधे सीधे अपने दोहे में वाजे कर देते हैं। जी तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। मैंने कहा हुआ तो ये अनइंटेंशनल था, जी लेकिन हाँ जब ये वाजे हो गया तो मुझे बहुत तस्कीन पहुंचती है मेरे दिल को जी। कि हाँ, मैंने अगर मैं लैब में कुछ नहीं कर पाया तो मैंने यहाँ और ये अदब बड़े में कुछ किया ये बड़ा साइंस के काम है। हवाले से। जी। ये बड़ा काम है और बच्चों के लिए भी जैसे तालीमी तौर पर भी आपके दोहे इस तरीके से, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, मदरसे की भी तालीम रही है, तो वहाँ पे सर्फ़ नहव की, अरबी सर्फ़ नहव की, तो उनमें उनके कवायद को सिखाने के लिए अरबी अशार होते थे, वो हम पूरे पूरे अशार याद करते थे। वो चीज़ें, वो उसी तरीके से आपके बहुत सारे जो साइंसी फैक्ट्स हैं, जो फ़लसफ़े हैं, जो थ्योरीज़ हैं, वो आपके दोहों में सामने आती, तो बच्चों को भी उससे फ़ायदा होता है और बाकी लोगों को तो है ही। तो वो खिदमत तो है ही। और यहाँ पर भी जैसा आपने अभी भी ज़िक्र किया कि फ़लसफ़े से ही साइंस, तो वो फ़लसफ़ा जब आप अपने दोहों में पेश करके जाएंगे, कुछ नया जो शायद आप लैब में कुछ नया करते हैं, वो नया आप अपने दोहों में, हो सकता है आगे चलकर उस पर लैब में काम हो जाए। तो ये सिलसिला भी नहीं, हो खैर सकता है। हम तो अप्लाइड साइंस वाले हैं, तो जो एस्टेब्लिश थ्योरी है उन पे ही काम करते हैं। जी, अभी लेकिन हमारा आगे चल के हो समझते नहीं है सकता कि है कि कुछ। हमारा वो लेवल है कि हम जो है साइंस में कुछ खोज कर पाएंगे, वहां तक तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोशिश करते हैं जो एस्टेब्लिश थ्योरीज हैं जी, उन पे काम हो। लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि आगे भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र जारी है तो इर्तिका की तरफ ही जाता अल्लाह है करवा ये। सकता है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है ही है। ये तो सर एक ये था कि दोहे क्योंकि आप कह रहे हैं, और आमतौर पर ऐसा होता है कि गाँव में जो होता है, वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, दादी नानी, वो बचपन में हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो उसमें कभी कोई दोहा आएगा, कबीर के दोहे आम लोगों में भी बहुत कुछ लोगों को याद होते हैं। तो आप जहाँ रहते थे, आपने बचपन में दोहे सुने थे इससे देखिए, पहले, आपने कहने से पहले? हिंदुस्तान में तो कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता है कि उसने दोहे नहीं सुने थे। जी दोहे तो शायद उसने गज़ल ना पढ़ी हो, जी शायद उसने नज्म ना पढ़ी हो। जी दोहे तो वो अपने कोर्स में पढ़ेगा, जी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। जी बिल्कुल। हैं तो हमारी वालदा की इब्तिदा जो हुई थी वो मदरसे से हुई थी, क्योंकि जी उस ज़माने में बड़ा पर्दा सिस्टम हुआ करता था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब वो एक दिन मुझे कबीर के दोहे सुना रही थी। जी मेरी खाला, जिनकी उम्र काफ़ी ज़यीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा उम्र है उनकी, मतलब लेट 80s में है उनकी एज, तो वो उनको हाफ़्ज़ा है अच्छा खासा दोहों का, जी कबीर, रहीम, जी, गाँव रसखान। में हमारी दादी नानी तो जो होती हैं, वो हाँ, कहानियों के साथ वो दोहे तो वो सुनाती हैं। दोहे उन्हें, तो मैंने ये पूछा तो बोले नहीं, ये तो मदरसे में भी पढ़ाए जाते थे। जी तो वो करिकुलम का पार्ट रहे दोहे। तो वो तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने दोहे नहीं पढ़े। तो दोहे तो मैंने भी पढ़े थे। बिल्कुल। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका असर हो। जी, आमतौर पर दोहे को एक बहुत मुश्किल सिन्फ है, और ख़ासकर उर्दू में बहुत कम हुए हैं दोहे कहने वाले, और जो या बहुत कम कामयाब लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी से दोहे कहे हैं। और
आपने जब वो गीत आपने बताया कि वो वाक़या हुआ और वहाँ से हौसला अफ़ज़ाई हुई, लेकिन फिर आगे चलकर इस मुश्किल सिंफ़ को आपने कैसे इसमें और बेहतर करने की कोशिश की है? आपने सोचा कि मैं दोहे ही कहूँगा और कोई सिंफ़ नहीं? नहीं, असल में ऐसा कुछ उस वक्त नहीं सोचा था जी, कि मैं सिर्फ दोहे कहूँगा, क्योंकि इस वक्त उरूज पे तो गज़ल ही है। जी, हर आदमी गज़ल कहने की कोशिश करता भी है और जो है पजीराई भी होती है, और पजीराई पसंद करना इंसानी फितरत है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब शायरी की तो मेरे जहन में मुशायरा नहीं था कभी भी, जी, कभी सम्मेलन नहीं था मेरे जहन में कभी भी। ठीक है, मुझे ये मैंने कहा ना कि इतनी बिजी लाइफ थी जब मैं जी, स्टूडेंट था, उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया तो वो और ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई, क्योंकि शुरुआत इंडस्ट्री में बहुत टफ रहती है। जी, तो उस वक्त तो ये सोच से परे था कि ये तसव्वुर भी करना कि हम मुशायरे में जाके पढ़ेंगे। जी, ठीक है, और हमारे घर में भी कोई कभी शायर हुआ नहीं, तो कोई शायर होता और वो रोल मॉडल बनता जी, कि भाई ये शायर थे, बहुत इन्होंने इज्जत कमाई है, ये कमाई, तो हमारे रोल मॉडल हैं, तो हम भी शायरी करेंगे, मुशायरे में जाएंगे, ये जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जी, तो जब मुझे पता चला कि मैं दोहा कह सकता हूँ, तो मुझे मज़ा आता था दोहा कहने में, जी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने सलाह दी, जी, प्रोफेसर जावेद हुसैन ने, कि आप कोई उस्ताद ले लीजिए, जी, आप दोहे कहिए। तो फिर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी साहब, जी, तकरीबन आज से 14 या 15 साल पहले मैंने उनको अपना उस्ताद तस्लीम किया, जी, और उनसे बहुत सीखने को मिला। फ़न के एतबार से तो उनका कोई सानी नहीं है, जी, बिल्कुल, और ख़ास बात यह है कि उनका ताल्लुक़ गुन्नौर से है, और उनके उस्ताद भाई असलम हनीफ़ हैं। जी, तो इन दोनों ने दोहा सिन्फ़ पे बहुत काम किया है, जी, बहुत बड़ा काम है इनका उरूसी हवाले से दोहे पे। तो मेरा इंतखाब बहुत अच्छा रहा किस्मत से, जी, और मुझे मैसर हुए, अलीगढ़ में ही मुकीम थे, जी, क्योंकि उस्ताद बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिल में ही गए। उस्ताद थे वो। जी, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और ईमानदारी से सिखाया, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ बिल्कुल, कि उन्होंने हक अदा किया उस्ताद होने का। ये नहीं था कि खाली इस्लाह दे दी या बता दिया ये बेहतर है, उसे ठीक कर दिया, नहीं। उन्होंने सिखाया, बहुत सिखाया दोहे जी, में, कि उसमें कितने कैसे आहंग बनता है दोहे का, और कितनी बहरें होती हैं, क्या होती हैं, जो भी कुछ था जी। काफ़ी सीखा उनसे, और फिर कहते चले गए। तो दोहे ऐसी सिंफ है जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि हम्म बहुत कम लिखा है हम्म लोगों ने, और जिन्होंने लिखा है उनमें भी बहुत ज़्यादा लोग कामयाब नहीं हो सके हैं। बहुत कम उर्दू में ख़ासकर, हम्म मतलब उर्दू के हवाले से बात करें तो बहुत कम हम्म। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कामयाबी से दोहे कहे हैं। तो आपका दोहे के ताल्लुक से क्या ख्याल है कि क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल या पूछा आप है उसमें मुझसे। उसी में हाँ, एक वो ज़िम्नी भी है कि जो सूरत हाल है उर्दू में रही है दोहे को रिवायत को लेकर, और देखिए, अभी भी जो मैं है। अपने बारे में तो जो कुछ भी जानता हूँ, पहले तो इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है खुद को जानना, जी, अपने आप को एक्सप्लोर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने ये काम में तो कुछ कामयाबी हासिल की कि मैंने कम से कम यही एक्सप्लोर कर लिया कि मेरे अंदर दोहा है, जी, मैं किसी दूसरी सिंफ में नहीं गया। अब फिर उसके बाद दूसरा मुश्किल काम ये कि मैं ये जानूं कि दूसरे लोगों ने किस तरह कहा, क्या कहा और क्यों कहा। जी। तो ये तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है बता पाना। नहीं, मतलब दोहे की हाँ। शेरियात के हवाले से कि आपको क्या लगता है कि उसका फ़न क्या, उसकी जो मुश्किलात हैं हम्म। वो क्या हैं? या अभी जो देखिए, उसकी ऐसी सूरत हाल है वो मैं क्यों है? साइंसी एतबार से मैं एक तशबीह दूं जी, दोहे से, कि ये समझ लें आप कि एक कंप्रेसर होता है। जी, कंप्रेसर का काम ये है कि उसने लिया और पूरे आपके कमरे की हवा को कंप्रेस करके एक बोतल में भर दिया। जी, ये काम कंप्रेसर का होता है। तो आप यूं समझें कि दोहा एक कंप्रेसर है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो कहानी है उसे कंप्रेस करके 2 मिसरों के अंदर भर देता है। ये दोहा है। तो एक बहुत बड़ी बात, एक पूरी कहानी, पूरी दास्तान 2 मिसरे में कहना, ये जो दोहे मेरी समझ में जी, आया और जो बिल्कुल। अपनी मेरी मालूमात है जी, बिल्कुल। वो मैं आपको बता रहा हूँ। और खाली जो है आपने 13-11 आप बहर कह लें, या आप ये कह लें कि फला वज़न में मैंने कह दिया, जी, और आप उरूसी हवाले से उसको सही साबित कर दें दोहे को, तो यहाँ पे कभी कभी आप लड़खड़ा सकते हैं। जी, दोहे के अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो दोहे का आहंग, जी, ठीक है। दूसरा यह है कि एक मिसरा है, वो मिसरा बीच में टूटता है, उसमें एक पॉज है,
ठीक है। तो कहने में अगर आप उसको 13-11 में रवानी में कहते चले जाएंगे तो कभी कभी ऐसा मालूम देता है कि ये गजल का मतला हो गया, और वो बहर में होता है, जी, लेकिन वो दोहे का आहंग दोहे छूट का नहीं जाता बनता, है जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं। तो उस बात का बस ख्याल रखना चाहिए कि दोहे का आहंग हो, बीच में पॉज हो, जी तो वो दोहा अपने तेवर में नजर आता है फिर। जी वो- और फिर ये है कि अगर आप नीति के दोहे कह रहे हैं, आध्यात्मिक दोहे कह रहे हैं, तो फिर ये ख्याल रखें कि आप जो है वो बड़ी बात को कैसे कंप्रेस करके क्या लफ्ज़ों का इंतखाब रहेगा, क्योंकि अब लफ्ज़ कम है आपके पास। जी ठीक है, बिल्कुल। कौन से लफ्ज़ हों, कैसे इसको इसमें डाला जाए और उसका रस भी कम ना हो, जी चटक भी कम ना हो, आहंग भी हो, तेवर भी हो उसके साथ, तब वो एक कामयाब दोहा बनता है। दोहे की ज़बान जो होती है सर, हम्म क्योंकि उसमें वो हमारी कदीम एक तहज़ीब है और उसमें वो हम्म कदीम ज़बान, वो हिंदी के अल्फाज भी उसमें हम्म होते हैं, उर्दू के भी अल्फाज होते हैं। उस ज़बान जो होती है एक दोहे की, क्योंकि दोहे की ज़बान की भी अपनी एक शेरियात है, हम्म वो जो उसके आहंग के हम्म। मुताबिक होनी चाहिए। तो उसके ज़बान के ताल्लुक से आपका क्या ख़्याल है, दोहे की देखिए, ज़बान ऐसा कैसी? है कि दोहे की कोई ज़बान ही नहीं होती जी है। अब कई जिन लोगों ने दोहे कहे जो हमारे लेजेंड्स थे, जी वो तो ज़बानें ही जिंदा नहीं है, जी दोहे जिंदा बच गए। जी ठीक है, तो ज़बान में शायरी मैं तो वही करता हूँ जो मेरी ज़बान है। जी तो आपका जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा, पोइटिक एक्सप्रेशन, वो हमेशा उस ज़बान में होगा जो आपकी मादरी ज़बान है। बिल्कुल। ठीक है, ग्लास रखा हुआ है, मैं उसको किसी दूसरी ज़बान में कहूँ कि ग्लास ज़मीन पे गिर के टूट गया, फिर मैं उसको अपनी मादरी ज़बान में कहूँगा अरे ये तो गिरा और खन से टूट गया, अब ये जी खन कहाँ से लाएंगे दूसरी ज़बान में। बिल्कुल। ठीक है, तो ये खूबसूरती पैदा कर जाते हैं लफ्ज़, कि कोई चीज़ शायरी में आप ये दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ टूटी है तो वो जी खन से टूटी, खन से टूटी, किसी चीज़ का छन से टूटना, छन वो छन ज़ाहिर सी खन। बात। जी तो ये लफ्ज़ों की जो है, जो फोनिक्स है, जी बिल्कुल। तो ये आपकी खूबसूरती पैदा करता है, ज़बानी खूबसूरती। ठीक है, आप ख्याल भी ले आएंगे लेकिन अब वो चीज़ अपील नहीं करेगी अगर वो जी खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत लहजा ज़बान के खूबसूरत साथ। नहीं है, लहजा अच्छा होना चाहिए शायरी के लिए। तो अब बिल्कुल। मौजूदा दौर में, जी तो अब जैसी पुराने, अब बात करें हिंदी या उर्दू की, जी कभी कभी बहस भी हो जाती है दोहे के हवाले से। ना वो उर्दू में दोहे कहे गए, ना हिंदी में दोहे कहे गए। दोहे जिस ज़माने से कहे गए, ये तो एविडेंस भी नहीं मिल रहा अभी तक कि जी पहला दोहा किसने लिखा था और किस सदी में लिखा था। जी दोहे तो सबसे कदीम ही है। तो क्या अगर हम ये माने कि बाबा फरीद शायरी कर रहे थे दोहों की, या बुल्ले शाह शायरी कर रहे थे दोहों की, तो क्या उन ज़बानों में हम शायरी करें? जी वो तो कलम तोड़ गए, जी लेकिन बिल्कुल। वो ज़बानें तो जिंदा भी नहीं वो है अभी। ज़बानें ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो और दोहे बल्कि ज़िंदा बस। कबीर ही जिस ज़बान में करते थे, जी पंचमेल खिचड़ी ज़बान थी, कौन जी बोल रहा है? बिल्कुल। लहजे वक्त के साथ बदलते चले जाते हैं, जी तो नए लफ्ज़ भी पैदा होते हैं। कोशिश करी जानी चाहिए कि जो नए लफ्ज़ हमारे यहाँ आए, हम उन्हें खूबसूरती से इस्तेमाल करें, तो डिक्शनरी में नए लफ्ज़ों को कॉइन करें। बिल्कुल सर, ये तो ज़बान के हवाले से बात है, उसके फ़न के हवाले से आपने गुफ्तगू की। उसी के मतलब उसी को मद्देनज़र रखते हुए सर, अब जैसे कि रिवायत ही हमारी बहुत कम रही है उर्दू में, और अभी भी गिने चुने नाम हैं, बल्कि ना के बराबर कह लें। तो क्या वजह रही आपके हिसाब से, क्या वजह हो सकती है कि दोहे कम कहने वाले हुए, या दोहों पर लोगों ने, शायरों ने कम तवज्जो दी, कम दोहे कहे उर्दू में? भाई, आप उर्दू में कहाँ से सिलसिला मानते हैं दोहे का, पहले तो आप ये बताएं, तो मैं सही से समझ पाऊंगा आपके सवाल को। सर आप जिस हिसाब से मानते हैं, आपके मतलब आमतौर पर देखिए, तो इसमें जमील एक नारी साहब से कंट्रोवर्सी माना है, जाता है। जी कंट्रोवर्सी है, इसमें एक बहुत इसमें बड़ी, इख्तिलाफ इसलिए है। यस, जी मैंने इसलिए पूछा। पहली चीज़ ये कि ये भी दावा किया जाता है कि जमीलुद्दीन आली जी साहब ने इंट्रोड्यूस किया उर्दू में दोहे को। जी ठीक है, तो अगर सिलसिला वहाँ से लें तो बहुत करीबी बात है। जी लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोहों का सिलसिला तो खुसरो से है, जी उर्दू दोहे का यहाँ से क्यों है? खुसरो क्या हिंदी के शायर थे? उर्दू के खुसरो ने शायर अगर दोहे कह दिए तो सिलसिला खुसरो से है। जी और दूसरी बात ये कि अगर ये दावा किया जाए कि खुसरो ने अपने दोहों में उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया, जी ठीक है, तो क्या जो शोरा जहाँ से सिलसिला शुरू होता है, क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है उर्दू को दोहों में? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, जी तो उन्होंने भी वही ज़बान इस्तेमाल की है जो
अभी पिछले 100 साल में जो दोहे की एक ज़बान रही है, जी जो अपना हिंदुस्तानी ज़बान कहलाती है, जी उस ज़बान का इस्तेमाल किया है, जिसमें काफ़िया बहुत कॉमन आपको मिलेगा कि अगर किसी ने गाँव छाँव का जिक्र ना किया हो तो वो जी जो है वो दोहा नहीं है। जी तो मैंने अपनी इब्तिदा में भी जी गाँव छाँव से ही गाँव शुरुआत छाँव की है। हाँ, जब जी तक गाँव छाँव ना हो तो फिर वो दोहा नहीं है, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, मैंने भी की। जी तो अगर देखें हम तो बहुत ऐसा नहीं है कि उर्दू में दोहे नहीं कहे गए, दोहे उर्दू में खूब कहे गए। आप उस्मान को पढ़िए, पेमी को पढ़िए, बहुत मैं सूफ़ी जी शायर तो आपको बहुत मिलेंगे बहुत जी जिन्होंने दोहे कहे हैं और बहुत अच्छे दोहे कहे हैं। सूफी भक्ति तहरीक के हाँ, जो दोहे हैं वो हाँ, तो उस टाइम पे वो बहुत लोग वो हुए और बेहतरीन हुए हैं वो तो। तो मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि जो है उर्दू में अच्छे दोहे नहीं कहे गए हैं। नहीं नहीं अच्छे लेकिन कम कहे गए नहीं बहुत नहीं कम लोगों खूब ने कहे हैं। कहे सूफियों को अगर आप देखेंगे तो जी खूब कहे हैं दोहे। अब इधर इधर देखें अभी जी तो कम नाम है जी बिल्कुल दोहे कहने वाले। अभी की तो बात कर सकते हैं जी कि हाँ, हाँ अभी मौजूदा, ना के बराबर कह सकते हैं। हाँ हाँ, अभी तो ना के बराबर ही कह सकते हैं। नज़र में तो ऐसा कोई बड़ा नाम जी नहीं आ रहा। बिल्कुल निदा फाजली साहब बहुत जी अच्छे दोहे कह गए, उन्होंने कहे। ज़फ़र गोरखपुरी ने दोहे कहे हैं, जी इब्राहिम अश्क ने दोहे कहे हैं जो मेरी नज़र से गुजरे। भगवान दास एजाज ने कहे हैं उर्दू दोहे, जमीलुद्दीन आली ने कहे हैं। तो हैं 5-7 नाम जिन्होंने दोहे कहे हैं। और 10-10 15-15 दोहे तो मेरे ख्याल से हर शायर ने कहे। मैंने कतील शिफाई के देखे, मैंने दोहे अपने शहरियार साहब के देखे, 10-10 5-5 तो सभी ने कहे हैं। जी ये सवाल ये था सर कि अब जो ये रिवायत दोहे की ख़त्म होती जा रही है मतलब ना के बराबर अब हम्म इस दौर में जो है हम्म इसकी क्या वजह हो सकती है कि अब लोग दोहे बहुत कम कह रहे हैं बल्कि ना के बराबर कह रहे हैं। आपके आपको क्या देखिए, लगता है कि क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह क्या होती है कि आर्ट जो है वो इंस्पिरेशन से आती है हमेशा। जी ठीक है, अब आपके सामने कोई क्या हुआ कि अचानक जो दोहे का ज़वाल था जी वो ही गज़ल का उरूज था। जी तो जो सब लोग जो है मुतासिर होते चले गए गज़ल से। जी तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि कम से कम जिनकी जो है इब्तिदा है शायरी में, उन लोगों को, देखिए मैं दूसरी तरह से इस बात को समझाता हूँ जी कि हमारे यहाँ एक ये माहौल था कि बच्चे को या तो डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ। इंजीनियर जी तो उनको ये था कि या तो पीसीएम दिला दो या पीसीबी दिला दो। जी ऐसा भी हो सकता था कि आपका बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा हो, उसमें वो ज़्यादा बड़ा काम कर दे, और अगर वो इंजीनियर बन जाए तो अच्छा इंजीनियर ना बने। जी तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि लोग भीड़ चाल है, जी एक चीज़ जो सक्सेसफुल हो रहा है वो सब लोग उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोहों में लोगों को मंच नज़र नहीं आता। जी मुशायरे कैसे मिलेंगे जी दोहे कह के? मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे बड़े बड़े शायरों ने ये बात कही है जी कि आप ये दोहे कह तो रहे हैं, लेकिन आप जब तक इसके साथ गज़ल का सेट नहीं बनाएंगे तो आपको मुशायरे नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो निदा फाजली को देख लें, आप चाहें तो ज़फ़र गोरखपुरी को देख लें, आप यूं कर लीजिए कि एक सेट बना लीजिए, यूं गज़ल और यूं दोहे दोहे और यूं। मैंने कहा भाई आप बात को ही नहीं समझ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बात है इंस्पायर करने की। जी अगर कोई दोहे में आए और वो इंस्पायर करे अगली पीढ़ी को, तो वहां से भी कुछ लोग आएंगे बहुत अच्छे बिल्कुल होंगे, वो उसको इंस्पायर करे। तो ये काम जो होता है ये कई पीढ़ियों का काम है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमाई और अभी ये हो गया। जी तो एक के इंस्पिरेशन से, तो सबसे पहले ये है कि पहले ये एक्सप्लोर करें हम कि हम किस सिन्फ के शायर हैं। जी हैं कोई बहुत दफ़ा मैंने ये देखा कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन नज़में सुना रहे हैं, जी और उसके बाद जब वो मुशायरे में जाते हैं तो नज़्म नहीं पढ़ते और वो गज़ल, गजल और गज़ल उनकी हल्की होती है उनकी नज़्म के मुकाबले में जी मुकाबले में। और जब वो पढ़ उनसे पूछो लौट के आके, बोले नहीं दाद नहीं मिलती नज़्म पे, याद कामयाब होना है हमें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे है, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि मुशायरे का मंच मिल जाए पहले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हो रही है। तो सर इसी से इसी बात से इसी में एक ज़िमनी सवाल समझ लीजिए इसको कि
मंच ने क्या बहुत नुकसान पहुंचाया है, न सिर्फ दोहों को बल्कि अगर अदबी सतह पर देखें तो मंच की तलब ने या मुशायरों की जो एक कह सकते हैं कि अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा पहुंचने की कोशिश के लिए, आवाम तक पहुंचना गलत नहीं है, लेकिन वो नहीं मंच नहीं, वाला जो देखिए मैं मामला ये है तो नहीं कहूँगा उसका कि कुछ मंच ने नुकसान क्या, हुआ है, या नहीं नहीं, ऐसा तो ये भी कहना जैसे गलत कि ये होगा। चीज़ होनी है। ये भी कहना गलत होगा कि मंच ने ही नुकसान पहुंचा दिया, बहुत जल्दी हमने कंक्लूड कर दी कोई बात। जी मंच तो हम दुबई के 90s के मुशायरे भी देखते थे, जी कितने खूबसूरत, और क्या इंतखाब शोरा का हुआ करता था जी जब। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मंच के ऊपर जो शायरी हुई, अब जी आज दौरे हाजिर में जो शायरी हो रही है मंच के ऊपर, वो शायरी, अच्छा मैंने अपने बचपन में, मुझे ये याद है कि मैं अपने पापा की उंगली पकड़ के यूनियन के मुशायरे, हमारे अलीगढ़ में जी यूनियन के मुशायरे होते थे, जी वो मैं सुनने जाया करता था। अपने उस्तादों के साथ भी जाता था, जी जो कॉलेज के कुछ टीचर्स थे जो हमारी कॉलोनी में रहते थे, कि मुशायरा हो रहा है चलो। और जब मैं कभी कभी दिल्ली घूमने आता था तो मुझे याद है इस्लामिक सेंटर में भी मैंने अपने बचपन में मुशायरे सुने हैं। जी और तब, और हाँ, डीसीएम का मुशायरा मैं सुनने गया था जब मैं बहुत छोटा था, मैंने अहमद फराज को लाइव सुना था। ठीक है, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो और आप ये चीज़ नोट कीजिए कि वही प्रोफेसर जावेद हुसैन जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप दोहा कहिए, जी वो मुशायरों में बहुत जाया करते थे। जी और उनके साथ भी मैंने मुशायरे, जब मैं दिल्ली आया तो वो भी यहीं रहते थे, वो शिफ्ट हो गए थे उस वक्त, प्री मैच्योर जी रिटायरमेंट ले लिया था। जी तो उनके साथ भी मैं जाता था मुशायरे, जब मैं छोटा था तब तो गया, जी जब अलीगढ़ में वो भी वहीं रहते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने उनसे कहा कि मुशायरे में चलना है, जी तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि मैं मुशायरे में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने वालिद से कहा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुशायरे का वो अब मेयार नहीं है जो पहले था, जी बिल्कुल ये मसला आ गया है। तो अब हम तो शायर हैं, जी हम अपनी सिंफ पे काम कर रहे हैं, और हम मुशायरों के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, हम तो जी शायरी के लिए काम कर रहे जी हैं, बिल्कुल अपनी शायरी पे काम कर रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसी शायर की तो नहीं है, जी ये जिम्मेदारी तो ऑर्गेनाइजर्स की है। जी ये ऑर्गेनाइजर जो ये कहते हैं कि हम अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अदब की खिदमत ये हो रही है कि अदब की खिदमत नहीं हो रही नहीं है। हो रही है, ये उन्हें सोचना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़, कोई भी खराबा आया है, कुछ भी हो सकता है, जो है गलत फहमी हुई हो जिसकी, या मेरी गलत फहमी हो, जी ये ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, और ये है कि वो मेयार नहीं रहा और उसी की वजह से नुकसान पहुंचा है। पहले उस तरीके के मतलब क़ारीन का भी आपको क्या लगता है कि जो सामीन भी रहे हैं उनका भी टेस्ट बदल गया है? देखिए, सामाइन में मैं ये जानता हूँ कि जब मैं छोटा था जी तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि अलीगढ़ में ऐसा करते थे कि लोकल शोरा या स्टूडेंट्स में से भी जो नौजवान शायर हैं उनको बुलाया जी कि आप जो हैं, आप इब्तिदा कर इनसे करवा जी देंगे। जी तो जब वो खारिज बहर मिसरा पढ़ते थे तो सामाइन हूट कर देते थे। जी बिल्कुल उनका ज़ौक़ देखिए आप। जी बिल्कुल आज वो मामला नहीं है। जी आज के सामाइन और तब के सामाइन में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल आज जो दिल्ली में एलीट क्लास थी जो मुशायरे सुनने जाती थी, अब वो स्टैंड अप कॉमेडी सुनती है। जी मालूम है आपको? जी वो स्टैंड अप कॉमेडी सुनना पसंद करती है, स्टोरी टेलिंग सुनने देखती है। स्टोरी टेलिंग के मैंने देखा है, मैंने कई बार अटेंड किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पूरे एलीट क्लास, बिल्कुल जो पहले इस्लामिक सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, यहाँ पे आपको पूरी नज़र आती थी, जी वो वहाँ से चली गई है और अब यहाँ दूसरी जमात आ गई है। जी बिल्कुल, जैसे वो आपने आप वालिद साहब को भी बताया है, क्योंकि वही मेयार की वजह से कि पहले वो शौक से सुनने जाते थे क्योंकि वो मेयार था और उस जी तरह के सामीन भी थे। जी लेकिन जब वो मेयार ख़त्म होता गया स्टेज का और उसमें से दिल, तो उन्होंने सुनना जाने से इनकार कर दिया। तो सामीन भी क्योंकि टेस्ट बदला है और लोग वो मास तक मतलब आवाम तक बहुत ज़्यादा जो इस आजकल के सामीन हैं उन तक पहुंचने के चक्कर में भी कन्वीनर जो है इस तरह की चीज़ें। देखिए, उसमें एक और बात भी है कि सबसे पहले तो ये डेफिनेशन बदल दें सिर्फ इसकी, जी कि जो कामयाबी की डेफिनेशन समझी जाती है कि जिसको दाद मिली वो कामयाब है। जी शायर को ये लगता है कभी कभी कि उसको दाद नहीं मिली अच्छी शायरी के बावजूद भी, जी तो उसको बुलाया नहीं जाएगा। जी ठीक है, तो यहाँ पे वो कोशिश करता है दाद बटोरने की। जी सिर्फ इतना हो कि ये पैमाना तो एटलीस्ट सेट कर लिया जाए कि दाद जो है कामयाबी का कोई पैमाना नहीं है मुशायरे में। बिल्कुल ठीक है,
मुझे अगर किसी प्रोग्राम में जाके दोहे सुनाने हैं जी तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे सबसे बेहतरीन दोहे कौन से हैं, जी मुझे ये देखना पड़ेगा कि किन दोहों के ऊपर मुझे दाद मिलती है, मिलती है। जी वो वाले सुना दें जो आसानी से समझ में आ जाए और ये दाद दे दें। जी ठीक है। तो होता क्या है कि कोई शायर है, कोई वो कामयाब हो गया, या कैसे कामयाब हो गया कि उसे दाद मिल गई। जिस शायर को सबसे ज़्यादा दाद मिलेगी, ये समझ लीजिए कि मुशायरे का सबसे नाकामयाब शायर वो है। और जिस शायर को सामाईन घर जाके दाद देंगे, जी बिल्कुल वो कामयाब शायर है। बिल्कुल। दाद की भी डेफिनेशन की ज़रूरत है। जैसे खुद मेरा मामला है कि जब कोई बहुत अच्छी चीज़ सुनता हूँ, कोई बहुत अच्छा शेर या दोहा, तो वाह ना निकलने के बजाय खामोश होकर मैं उसमें गुम हो जाता गुम हूँ। हो जाते हैं। और तो वाज दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छी शायरी तो वही है जिसमें तहदारी है। जी बिल्कुल। आपने कहा और वो वाजे हो गया जाते ही, जी वो भी मासिस को, बिल्कुल तो वो भारी शेर हुआ। बिल्कुल शेर वो वही। है, एक तो देखिए, दो बातें हैं। जी शायर ये भी चाहता है कि उसे भरपूर इज्जत मिले, जी बिल्कुल है उसको जो है ये समझा जाए कि वो फिलोसफर है तो साहित्यकार है, ये भी उसे समझा जाए। और फिर वो ये भी कोशिश करता है कि वो पब्लिक का एंटरटेनमेंट करे मंच पे जाके, जी है। तो एंटरटेनमेंट करने के तो और भी जरिए हैं, बिल्कुल और भी आर्ट्स हैं, और जी दूसरी फॉर्म ऑफ आर्ट्स भी हैं जो सिर्फ पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए हैं, बिल्कुल है। अगर वहां पे कंपैरिजन हो तो फिर बात बुरी लगती है। जी तो पहले तो ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाना चाहिए जी बिल्कुल कि हम लोग जो है वो एंटरटेनमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही काम क्या है? हमारा काम है कि आवाम को बेदार करना, बात। जी उसे ये सोचना कि हम तो फिलोसोफर हैं, बिल्कुल हमें तो बेदार करना है, हमारा काम एंटरटेनमेंट करने हम नहीं जा रहे। बिल्कुल तो सक्सेसफुल अब वो कैसे हुआ? वो गया, उसने शेर सुनाया, जी किसी की समझ में नहीं आया। आप घर गए, आपने सर धुना, और जब उसे समझा, जी समझने के बाद अब याद रहेगा वो। बिल्कुल और ऐसे ही फिर होता आपकी जिंदगी में इतनी सी भी तब्दीली आ गई उसकी जी किसी एक बात से, तो जी वो कामयाब वो शायर है। कामयाब बिल्कुल। यही पैमाना होना चाहिए और ये यही असल पैमाना होना पैमाना है। चाहिए, दाद दाद पैमाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिस दिन दाद पैमाना खत्म हो जाएगी ना, जी अच्छी शायरी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। खैर ये तो एक दूसरे मसले पर बहस हो गई जी थी सर। दोहे के ताल्लुक से सर गुफ्तगू कर रहे थे अब। तो दोहे के जो फ़न है उस पर तो हमने बात की, लेकिन दोहे कहने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जैसे कुछ बहुत सारे नौजवान भी ये इंटरव्यू देखेंगे जो कहने की कोशिश करेंगे, तो कुछ क्या मुश्किलात पेश आती हैं सर कोई दोहा कहने में, क्योंकि बहुत देखिए, मुश्किल फ़न है। दोहा में दो तीन बातें मैं बता दूं जी सर जो इसमें शुरुआत में थोड़ा जी इब्तिदा में जी स्ट्रगल हो सकता है। वो एक तो ये कि दोहे में जो भी असातिज़ा रहे, लेजेंड्स रहे दोहे के, कबीर रहे हों, रहीम रहे हों, उन्होंने नए इस्तिआरे इस्तेमाल करें। जी तो जो तशबीह और इस्तिआरे इस्तेमाल करेंगे वो नए बनाए जाएंगे जब दोहा अच्छा लगेगा। जी ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि आपको एक मैसेज देना है दोहे में। जी हुँ? और फिर आपको पूरी एक बड़ी बात दो मिसरों दो में मिसरों में कहनी कह है। देनी है। जी तो फिर लफ्ज़ों का इंतखाब, जी काफ़िए का इंतखाब, और फिर वो रवा दवा हो, उसके अंदर वो आहंग हो, जी फिर सारी वो चीज़ें तेवर बिल्कुल पैदा कर रहा हो कि मज़ा आए सुनने में। ये तमाम चीज़ें हैं जो कहते कहते आ जाती हैं। आप सर जो दोहे कहते हैं तो आपकी, क्योंकि साइंस से तो है कि साइंस ही दोहे आपने शुरू ही किया, तो आपका पहला मतलब पहला गीत ही जो था वो क्योंकि असाइनमेंट की शक्ल में था। और ये भी सबका मानना है जो भी आपको जानते हैं पढ़ते हैं कि आपके यहाँ साइंसी मौज़ूआत भी आपके दोहों में मिलते हैं। उनके अलावा भी सर आप किस तरह के मौज़ूआत अपने दोहों में पेश करते हैं, किन पर ज़्यादा ध्यान? देखिए, मेरी एक किताब आने वाली है, जी तो उसकी टाइपिंग का काम हो गया है। तो मैंने वहाँ पे किया ये है कि कॉलम्स बनाए जी कैटेगरी वाइज, जी कि जितने कैटेगरी में मैंने दोहे कहे दोहे। हैं। तो उसमें एक तो कॉलम है आपका नीति के दोहे, जी एक है श्रृंगार के दोहे, और तंजिया दोहे, जी साइंसी दोहे, आध्यात्मिक दोहे, तकरीबन 12 खंड हैं। अच्छा अच्छा जी
तो इन 12 मतलब वो अलग अलग कॉलम्स में वो आपने उनको जी जी। वो कब तक मंजराम पर आएगी अगर हम कहना चाहें तो कुछ अंदाज़ा? हाँ, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे और उसको पढ़ना चाहेंगे सर। तो आप जो मौज़ूआत सर लेते हैं अपने दोहों में, जो जिन मौज़ूआत को, जो पैगाम आप देते हैं अपने दोहों में, या जिन चीज़ों को आप कंप्रेस करके उसमें पेश करते हैं, वो मौज़ूआत सर, वो तजुर्बे सर आप कहाँ से अख़ज़ करते हैं सर? सड़क पे से। एक्चुअली जो मैं दोहों के लिए सोचता हूँ, जो मेरा वक्त होता है, तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो लॉन्ग ड्राइव होती है जी। तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव जाते में होती है, 1 से 1.5 घंटे। वो ऐसा टाइम होता है कि मैं फ़ोन तो तब उठाता नहीं हूँ, जी। मेरा दिमाग बिल्कुल फ्री होता है, जी। मैं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ, तो वो मेरा बेस्ट टाइम होता है। तो तब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमने देखा और हमें इस्तियारे सड़क पे पड़े हुए मिल गए, और अमूमन ऐसा ही होता है, इस्तियारे हमेशा सड़क पे ही पड़े मिलते हैं। बिल्कुल। कोई सर दिलचस्प अगर ऐसा वाक़या हो किसी नहीं, दोहे का जो मैं ऐसा आपने हुआ ऐसे बताएं? कई हैं जी। कि मैं अलीगढ़ में, वहाँ आप कभी वीसी लॉज के सामने से यूनिवर्सिटी में गुजरे हो, जी। तो मैं वीसी लॉज के सामने गुजर रहा था, तो उसी वक्त पे बारिश होना शुरू हो गई, मैं पैदल जी। था, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उसके टीक के ठीक। किनारे पे। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया बारिश से बचने के लिए। जी। तो मैंने ये देखा कि एक बेल जो थी जी। वो वहां से चढ़ती चढ़ती चढ़ती, टीक के पेड़ बड़े ऊंचे होते हैं, और वो जी। ऊपर तक चली गई। जी। तो वहीं पे मेरे दिमाग में इस्तियारा आ गया, तो मैंने दोहा कहा कि पैरों से कमजोर थी फिर भी पलटा खेल, लिपट लिपट कर पेड़ से ऊपर चढ़ गई बेल। क्या बात है। तो ये सारे मतलब सड़क से आप अपने मौज़ूआत सारे हाँ, असेस करते हैं जो सामने आ जाए, इस्तियारा दिख गया जी। और उसके ऊपर कह दिया। और साइंसी मौज़ूआत जो सर आप अपने दोहों में इस्तेमाल करते हैं, क्या आपसे पहले सर, क्योंकि मेरी मालूमात में तो ऐसा नहीं है, आपसे पहले किसी ने इस तरह के मौज़ूआत दोहे में पेश किए हैं साइंसी? देखिए, मैंने तो अपनी आपको ओरिएंटेशन बताई, क्योंकि मेरे जहन में जो जी। चीज़ थी जी। और वो इस शक्ल में निकलने लगी। जी। बाकी मैंने तो ऐसा नहीं कि किसी को पढ़ा, जी। पढ़ने के बाद मैंने कहीं, वो मेरी नज़र में भी जी। हाँ, साइंसी इस नहीं तरह है के डायरेक्ट, मतलब साइंसी थ्योरीज पे। जी, इस तरीके से जी। किसी ने पेश नहीं किया है। तो वो सर आप जब कोई साइंसी थ्योरी पेश करते हैं दोहे में, या अपना कोई तजुर्बा पेश करते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको सर ज़्यादा मज़ा किस में आता है? किस तरह के दोहे देखिए, कहने मैंने जब साइंसी भी दोहे कहे तो जी। मुझे पता थोड़ी था कि साइंसी हैं। में? जी। जो मेरे जहन में था वो बात आई। मैंने आपको वाकया भी सुनाया कि जब जी। उन्होंने, जो निज़ामत कर रहे थे निज़ाम। डॉक्टर शारिर अकील, जब उन्होंने कहा कि ये देखिए ग्रेविटी, ये बॉइंट फोर्स पे कह रहे हैं, ये जी। रोटेशन पे कह रहे हैं, रिलेटिविटी पे कह रहे हैं, तब मैंने जाके गौर किया कि हाँ, ये तो मैंने कहे, जी। क्योंकि मेरे जहन में वही बातें थी रात दिन, जी। तो वो बिल्कुल। किसी भी शक्ल में आएंगी। बिल्कुल। तो दोहे में तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ, मैं जी। कभी सोच के नहीं कहता। जब मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है कि ये कोई नया इस्तियारा है, नया मजमून है, कुछ भी नया होना चाहिए, कोशिश यही मेरी रहती है। अगर मुझे ये पता चल गया कि नहीं, किसी ने इस पर कह रखा है, जी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी कह देता हूँ, मुझे बाद में पता चलता है कि किसी ने कह दिया, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो कहूँ जो नया हो। तो दोहे जो हैं सर, दोहों की अहमियत के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, ख़ास तौर पर आज जो ये दौर है, जो ये समाज है, इस समाज में, इस दौर में, इस मुआशरे में दोहों की क्या अहमियत है सर? देखिए, दोहे जो हैं वो हमेशा से टीचिंग एलिमेंट रहे हैं। जी। आज तो अहमियत दोहे की तो यही है कि एनसीईआरटी में पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को दोहे, इससे बड़ी क्या अहमियत है। दोहा तो ठीक जगह बैठा हुआ है, वो किसी का मोहताज थोड़ी है। जी, मोहताज नहीं, लेकिन सर आज के समाज में उसकी कितनी ज़रूरत है और उससे और कितना काम लिया जा सकता है? दोहे से ये काम लिया जा सकता है कि दोहा बहुत जल्दी इंस्पायर करता है, जी। बहुत जल्दी इंस्पायर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि गज़ल का शेर इंस्पायर नहीं कर रहा है, लेकिन वो एहसास की शायरी है। जी। दोहे में ये है कि आप जो है लेसन दे सकते हैं दोहे के ज़रिए, तो उसे मज़ा भी आ रहा है दोहा सुन के, वो शायरी का भी मज़ा ले रहा है और ज़िंदगी की बहुत सी बातें सीख रहा है वो, ये है। सर दोहे जो हैं उनकी, क्योंकि आप सर दोहे कह रहे हैं, तो आपके सर पसंदीदा कुछ दोहा निगार जिनके दोहे आपको पसंद आते हो हमारी रिवायत में, उर्दू हिंदी दोनों रिवायतों में से कोई भी? देखिए, मुझे जो पसंद आते हैं वो सबको पसंद आते हैं, वो कोई नए नाम नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर गए कि जी। उन तक ना कोई पहुंच सकता है। जी। वो उसमें कबीर हैं। जी। बिल्कुल। कबीर के बाद अगर ज़बान के एतबार से
ख्याल के एतबार से कबीर है, ज़बान के एतबार से रहीम है। जी उसके अलावा मुझे रसलीन बहुत पसंद है। जी और फिर तो लंबा सिलसिला है। खुसरो, श्रृंगार में मुझे खुसरो पसंद है, श्रृंगार में मुझे जायसी पसंद है। जी अब मैं आपको रसलीन का दोहा सुनाऊं, जी वो इसलिए मैं जिक्र रसलीन का ज़्यादा कर रहा हूँ कि बहुत लोग जी जो है कम उन्होंने रसलीन को पढ़ा नहीं है, और जी कई लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो। जी तो रसलीन कहते हैं कि अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अब ये आप ये देखिए, गज़ल में भी आपने सुनी होगी कि महबूब के जो है वो आँखों का जो है वर्णन हो रहा जी है, सर, इसी तरह दोहे में हो रहा है? जी तो वो ये कह रहा है कि अमे अमृत हलाहल जहर जी और मद शराब, जी श्वेत श्याम रत्नार। अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जो चितवत एक बार। तो जिसने अमृत चखा वो जी गया, जी जिसने हलाहल चखी वो मर गया, और जिसने मदिरा पी ली वो लड़खड़ा गया झुक झुक परत। अमे हलाहल मद भरा, अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत, जो चितवत एक बार। अब उसने क्या क्या कह दिया सिर्फ उस कैद में मात्राओं की। मात्रा जी। अभी सर, क्योंकि जो दोहे की रिवायत है, आप एक हैं, आपको ये पहले सर जिक्र हुआ कि लोगों ने आपसे कहा कि गज़ल का भी एक सेट बनाए ताकि आपको एक पहचान मिले, मतलब मुशायरों पर। लेकिन आपने सर दोहे कहे, और दोहे के हवाले से आपकी शनाख्त जो है मुस्तहकम है। सर एक ये एहसास कि इस दौर में आप मतलब सरफहरिस्त दोहा निगारों में हैं, और आपकी एक शनाख्त भी कायम हो गई उनकी बात न सुनने के बावजूद भी, आप क्योंकि आपने इस फील्ड में इतना अच्छा काम किया है। ये एहसास सर कैसा है आपका? नहीं, ये तो एहसास अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन ये सर तो आप कह रहे हैं, मुझे तो अभी तक ये एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोहे में एक दोहा जो है वो एक समंदर है, जी और इस समंदर में मैं कूद गया, जी और 14-15 साल से मुसलसल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी तह तक चला जाऊँ और मैं वो ख़जाना हासिल कर लूँ। लेकिन 15 साल बाद मुझे ये पता चला कि मैं सतह पे हूँ। अब तमाशाई क्या देख रहे हैं, ये उनकी नज़र है। वो तो हर साहिब जो का ही हाँ, है कि वो सतह पर ही रहता है, क्योंकि वो हाँ। सिलसिला जारी है। तो लेकिन अभी जैसा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है दोहे को, मैं कर नहीं पाया, बहुत अभी कम ही शायद छिचला। ये आपकी इंतज़ारी है, लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि आपने इस रिवायत को आगे बढ़ाया अपने तौर पर। लेकिन क्योंकि आप एक बड़ा नाम है सर दोहे के हवाले से, और आप इसकी रिवायत को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ ऐसे नौजवान या नए लिखने वाले आपकी नज़र में हैं जो दोहा लिख रहे हो और बेहतर लिखने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, नौजवान में तो मेरी नज़र में तो कोई नहीं है फिर ऐसा। इसकी रिवायत को सर आप किस तौर पर देखते हैं, इसके दोहे के मुस्तकबिल को उर्दू में? मैंने यही कहा कि दोहे में ये है कि आप अच्छा काम कीजिए, जी कोशिश कीजिए कि नई नस्ल आपसे इंस्पायर हो, जी और वो इंस्पायर अच्छा ये सोच के काम कीजिए हमेशा कि आपसे कोई गलत इंस्पिरेशन ना ले ले। जी ठीक है, फिर हम कोसेंगे कि मंचों ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने जी। वो कर दिया। वो तो असबाब तो पैदा हाँ, करना होता तो अपने आप जो कर सकते हैं वो आप कोशिश कीजिए है। कि आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अदब को, वो अपने एंड पे कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, मेहनत करते रहिए, और अपने आप को उस लेवल पे लाइए कि लोग आपसे इंस्पायर हों। जी जब इंस्पायर होंगे तो नई नस्ल तो इंस्पायर होके आती है किसी भी सिंफ में। बिल्कुल। आप इंस्पायर किए, आप जब तक इंस्पायर नहीं करेंगे कोई भी नहीं आएगा। सर सवाल ये है, मतलब कि आप सर कैसे देखते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले सर आपसे ऑफ कैमरा गुफ्तगू हो रही थी जब, तो आपने जिक्र किया कि बाज़ लोगों ने हिंदी में दोहे को एक तरह से विलुप्त करार दिया है कि ख़त्म हो चुकी है, विलुप्त जी। और उर्दू में भी ये सूरत हाल यही है। तो आप इसके मुस्तकबिल को सर आप कैसे देखते हैं, कि आप क्या उम्मीदें हैं सर दोहे की मुस्तकबिल से? आप तो सर कह रहे हैं, लेकिन आपके बाद और नई नस्ल, क्योंकि इससे सर बिल्कुल दूर है, कोई नाम नहीं सर सोचने पर आता है, मतलब नहीं, सामने नहीं अभी आता तो है। खैर मेरी ही तो इब्तिदा है। जी सर, जी अभी सर तो आपकी भी लेकिन अभी मेरी इब्तिदा है, नयों में मुझे ही आप जी सर आप नए भी हैं मेरा शुमार और कीजिए। बड़े भी हैं सर नहीं, बड़े तो खैर दोहे आपका के। हुआ। तो सर यही था सर कि आप इसका मुस्तकबिल को सर क्या उम्मीदें हैं दोहे के मुस्तकबिल को लेकर उर्दू में? नहीं, मुझे तो जिस बहुत तरीके उम्मीद से है,
जी मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि नए लिखने वाले दोहे की तरफ रुजू ज़रूर होंगे। जी सर। मुझे इस बात का यकीन है। अब उसमें इंशाल्लाह सर। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि जैसे ये जितनी अहम सिन्फ है जी और जितनी ज़रूरी सिन्फ है हर एतबार से, समाजी हिसाब से भी और माशरे के लिए जितनी ज़रूरी है, इसमें जितने ज़्यादा लोग आएँ तो सर ये नए लिखने वालों के लिए मशवरे के तौर पर कि अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो उनके लिए किन किन चीज़ों पर कुछ बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरी हैं एक दोहा लिखने के लिए, या किन चीज़ों का वो मुताला करें या किन चीज़ों पर ध्यान दें अगर कोई लिखने की कोशिश करना चाहे दोहा? देखिए, दोहे में सबसे पहले तो नया लिखने वाला वहाँ लड़खड़ा जाता है जहाँ वो कॉपी करने की कोशिश करता है ज़बान की, जी क्योंकि दोहा बहुत पहले ही विलुप्त हो गया है। जी ठीक है, दोहे के हम लेजेंड्स को देखें तो हमें पिछले मेरे ख्याल से 200-250 साल में तो कोई नज़र नहीं आ रहा दोहा लेजेंड। जी बिल्कुल। तो दोहा विलुप्त हुए भी एक अरसा एक तो गुजर कह सकते हैं जी। हाँ, तो क्या हो रहा है कि वक्त के साथ जब इतना होता है कि सदियां गुजर जाएं, जी वहाँ ज़बान में बहुत तब्दीली आती है। जी अब आप कोशिश ये करें कि मैं उस ज़बान, अब मैं उसका एक, मुझे मेरे दिमाग में कहाँ से आई ये बात, जी हमारे एक दोस्त है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पब्लिशर है वो, जी तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें चौपाइयाँ चाहिए थी। जी तो वो चौपाई के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और वो करते हुए बनारस पहुँचे। उन्होंने बनारस में, उन्हें पता चला कि कुछ जो है लड़के जो कि हिंदी के स्कॉलर हैं और वो कमाल की चौपाइयाँ लिख रहे हैं। वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी चौपाइयाँ पढ़ी, ली भी। उन्होंने कहा मुझे जो है चौपाइयाँ पब्लिश करनी है। जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि अनस साहब, चौपाइयाँ जब मैंने उनकी पढ़ी तो मुझे उसके अंदर तो वो ज़बान जो तुलसी की थी, जी वो ज़बान दिख रही थी, और आज भी वो उन्हीं टॉपिक पे चौपाइयाँ लिख रहे हैं जिन पे तुलसी लिख रहे थे। जी तुलसी की चौपाइयाँ आप रामचरितमानस में देखें, जो वहाँ टॉपिक थे वही कि वो हनुमान जी की दुम में आग लगी हुई है, उसका वर्णन तुलसी करते हुए जा रहे हैं। जी तो पता चल रहा है कि उन्होंने भी उसी को उठा लिया और उन्हीं चौपाइयों से, उसी जबान में, उसी लहजे में, जी अपने अंदाज में कह रहे हैं। वो कोई कॉपी नहीं कर रहे किसी को, लेकिन वो, तो अब क्या होता है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे जी तो आप पीछे रह जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या सोचते हैं। आप इतना इंस्पायर किसी से मत हो जाइए कि आप उसकी ज़बान में लिखना शुरू कर दें। और वो ज़बानें, भाई तुलसी और जायसी, ये लोग तो वो हैं कि जो कलम तोड़ दिया है जिन्होंने, बिल्कुल ऐसी शायरी की है। लेकिन आज अगर मासेस को वो शायरी, हम कोर्स में भी पढ़ते हैं तो व्याख्या ही समझ में आती है, ज़बान जो है वो समझ में नहीं आती। जी आम आदमी के, अगर हम किसी आम आदमी से किसी को दें कि आप जो है ज़रा इसका मतलब बता दीजिए, जी तो उसको जो है बहुत मुश्किल मुश्किल हो, होगी, बहुत बहुत मुश्किल होगी। जी तो अब जो चीज़ पहले ही मुश्किल हो रही है, आपको तो आसान बनाना है ना। जी कोई भी चीज़ जो है आपको वो आसान बना के खूबसूरत तरीन तरीके से पेश आवाम तक पेश करना है। तो इसलिए नए लिखने वालों को यही है कि ऐसा ना हो कि वो जो ज़बानें समझी नहीं जा रही हैं जी या बहुत मुश्किल है, वैसे आप इस्तेमाल करें, तो फिर ये होगा कि वो रिस्पांस नहीं मिलेगा और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि शायरी उस लहजे में करें जो उनका ओरिजिनल लहजा है, जो उनकी ओरिजिनल ज़बान है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। जो उनकी मादरी ज़बान है, जो तभी हाँ तौर पर उनसे निकले। जी। सर इस सेशन का एक आखिरी सवाल सर ये था दोहे के ताल्लुक से, क्योंकि दोहा सर हमारी गंगा जमुनी तहजीब की अलामत भी है। सूफ़ी तहरीक और भक्ति तहरीक दो अलग अलग तहरीकें हैं, लेकिन दोहा इनको जोड़ देता है एक उस पर लेकर। तो इसकी तहजीबी अहमियत को, ख़ास तौर पर आज का जो माहौल है हमारे मुल्क में, तो दोहे की तहजीबी अहमियत को सर आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सूफ़ी जितने भी हुए, जी जितने सूफ़ी सेंट्स हुए, जी जिसमें आप बुल्ले शाह देख लें, चाहे हमारे गुरु नानक हो। जी गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक ये दोहे के शायर थे खुद, जी और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो दोहे कंपाइल कर किए थे, जी जिसके अंदर उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि किसका दोहा है। बाबा फरीद के दोहे भी हैं वहाँ जी पे, बिल्कुल बुल्ले शाह के दोहे भी हैं। तो सूफियों ने अपने जो पैगाम पहुँचाए वो दोहे से पहुँचाए। जी और ये बताइए कि सूफियों, जितने सूफी सेंट हुए, जी उनसे बढ़कर कौन होगा? गंगा जमनी तहजीब
जी। को कायम रखने वाला बिल्कुल उन्हीं की बदौलत तो है। बिल्कुल। आज गंगा जमनी तहजीब अगर कोई मुझसे पूछे कि दिल्ली में कहाँ देखने को मिलती है, तो मैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बताऊंगा, जी बिल्कुल। जहाँ पे हिंदू भाई भी जा रहे हैं, जी मुसलमान भी जा रहे हैं, सब मोहब्बत से मिल रहे हैं वहां पे जाके। बिल्कुल। उसके अलावा तो कहीं नहीं। बाकी कोई अगर कह रहा है तो वो ऐसे प्रोग्राम करके बता रहा है कि गंगा जमनी तहजीब के ऊपर जी। आज एक सेमिनार है, वो सब हिपोक्रेसी है। जी अगर सच में मिलेगी तो मरने के बाद भी सूफियों ने उसको जिंदा रखा, बिल्कुल। और उनके पैगाम दोहे, जी क्या निजामुद्दीन औलिया के हुजरे में बैठ के सबसे बड़े और अच्छे दोहे लिखे गए हैं। जी दोहे ही तो कहे भाई, निजामुद्दीन औलिया, जी उनके ऊपर खुसरो कह रहे हैं दोहा, गोरी सोवे सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहुदेस। तो वो दोहे की तहजीब ही अहमियत से, तो इससे जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तहरीक भी ऐसी थी सूफियों की और भक्तियों की भी, जैसे कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, उनमें जो एक तहजीब हमें मिलती है, आज भी उनकी अहमियत बरकरार है। तो दोहा एक तौर पर, या आपका और मानना है कि एक वो और बात तहजीब की भी है, अलामत? हाँ अलामत भी है, और एक अच्छी बात ये हुई दोहे के साथ, क्योंकि वो सूफियों के हाथ में रहा जी दोहा, तो दोहे के साथ ये रहा कि दोहे में कभी भी कम्युनल शायरी नहीं हुई, जी कभी भी नहीं हुई, वही मैं कहना जबकि चाह रहा कोई था कि दूसरी सिंह बच नहीं पाई कम्युनल शायरी से, जी तासुबी शायरी से। बिल्कुल कोई दूसरी सिंह अपना दामन नहीं बचा पाई। बिल्कुल। दोहा है जिसने अपना दामन बचाया, जिसका दामन आज भी पाक है, जी और बिल्कुल। अल्लाह महफूज रखे दोहे को। बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाह रहा था, क्योंकि ज़बान की सतह पर हिंदुस्तानी ज़बान की ये मतलब नुमाइंदगी करती है। यहाँ पर कोई झगड़ा उर्दू हिंदी का नहीं होता है। कोई तहज़ीब की नहीं। सतह पर भी यहाँ पर सारी नुमाइंदगी हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब की मिलती है। यहाँ पर भी तहज़ीब की सतह पर भी कोई झगड़ा नहीं है। तो एक तौर पर, मुकम्मल तौर पर हमारी तहज़ीबी और ज़बान की जो अलामत है वो दोहा है। और अफ़सोसनाक है कि बहुत लोग अब कम कह रहे हैं, और मैं मुस्तक़बिल में, मतलब मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, ख़ासकर जब आप हैं, तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। शायद खुदा कभी तौफीक दे तो उस तरफ कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये तो है। ये तो एक सिलसिला था, ये सेक्शन गुफ्तगू का था सर। आखिर में सर, हम नाजरीन के लिए सर आपसे गुजारिश है कि अपने सर कुछ नुमाइंदा दोहे जो आपने कैटेगरी वाइज उनमें पेश किए हैं, तो उनमें से जो कुछ याद हो सर, अगर तो, अगर अलग हाँ, मैं मुख्तलिफ रंगों के सर अगर कुछ कैटेगरी दोहे। वाइज कुछ दोहे सुना देता हूँ आपको। जी पहले कुछ आध्यात्मिक जी दोहे सुन लीजिए। कि आंखें मूंदी दिन हुआ, जो खोली सो रैन, आंखें मूंदी दिन हुआ, जो खोली सो रैन, अंतस से दिखने लगा व्यर्थ हुए ये नैन, अंतस से दिखने लगा व्यर्थ हुए ये नैन, अपने अंदर मैं गया एक दिन करने सैर, इतना आगे बढ़ गया पीछे छूटे पैर, क्या बात है सर। बदन अंधेरी कोठरी, खोजो दिया सलाई, अनस जगाओ चेतना रोशन करो खुदाई। कुछ दोहे जो है तंजिया दोहे सुन लें। जी सर। कि मस्जिद में पैदा हुआ, सीखी वही जबान, तोता मंदिर पे चढ़ा देने लगा अजान, पैरों से कमजोर थी फिर भी पलटा खेल, लिपट लिपट कर पेड़ से ऊपर चढ़ गई बेल। कुछ श्रृंगार के दोहे सुन लें। जी सर। कि जब्त ना आंसू हो सके इतना बड़ा दबाव, जब्त ना आंसू हो सके इतना बड़ा दबाव, आखिर मन के भात को देना पड़ा पसाओ। क्या बात है सर। सुध-बुध खो गई बावरी, जिस दिन खुला फरेब, नदिया में गागर मिली पनघट पर पाजेब, अंबर तक लपटे उठी जला गगन का छोर, मेरी बिरहन थी जहां धुआं उठा उस ओर। और जो है कुछ नारी पे, जी एक मैंने वो भी खंड बनाया है, अहम जी हिस्सा सर, है, बहुत नारी पे दोहे सुन ले। कि मेरे जहन में असल में मुझे थोड़ी परेशानी है, याद नहीं रहती हैं चीजें। जी हो तो नारी जग की नींव है रिश्तों का आधार, जैसी नजरें डालिए वैसा ले आकार,
और दोहा यूं है कि तू तो फ़क़त ज़मीन है फिर भी तेरा कसूर, तू तो फ़क़त ज़मीन है फिर भी तेरा कसूर, गर इमली के बीच से निकला नहीं खजूर। तो यही कुछ दोहे हैं। सर कुछ आपके साइंसी दोहे जो हाँ, आपके उस साइंसी रिवायत में दोहे बने हैं, सुन तो लें वो कि भी एक सही दोहा मैंने कहा था रिफ्लेक्शन पे। जी सर। वो यूं होता है कि जब लाइट जो है उसमें 7 कलर होते हैं वाइट लाइट में, जी और वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट कुछ रंगों को तो जज़्ब कर लेता है जी और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट का मतलब रिजेक्ट करता है, खारिज कर देता है उन रंगों को जो जी हमें नज़र आते हैं, और हम समझते हैं असल रंग यही है इसका। जी तो दोहा ये था कि ए सतरंगी रोशनी कैसी शक्ल बनाई, ए सतरंगी रोशनी कैसी शक्ल बनाई, जो रंग अपनाया नहीं वही दिया दिखाई। ए सतरंगी रोशनी कैसी शक्ल बनाई, जो रंग अपनाया नहीं वही दिया दिखाई। और तारा जो है वो इतने लाखों लाइट ईयर दूर होता है कि जब हमें वो नज़र आता है जी तो उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका होता है, जी अमूमन वो होता ही नहीं है, मर होता है। चुका होता है। तो मैंने दोहा कहा कि तारा जब मर मिट गया हुआ है तब दीदार, तारा जब मर मिट गया हुआ है तब दीदार, कितनी धीमी है अनस शोहरत की रफ्तार, क्या कहना है सर, कितनी धीमी है अनस शोहरत की रफ्तार। क्या खूबसूरत पे रह दिया है सर इसमें। एक ज़मीन अपनी धुरी पे घूम रही है, जी तो ये रिलेटिविटी पे दोहा है कि दुनिया एक शराब है पुख्ता हुआ यकीन, दुनिया एक शराब है पुख्ता हुआ यकीन, मैं जितना चलता गया उतनी चली ज़मीन। क्या मैं जितना अब चाहता ग्रेविटी पे देखिए कि ये दुनिया की रीत है या दुनिया का दीन, जो ऊपर चढ़ने लगे खींचे उसे उसे ज़मीन। क्या बात है सर। और छुपा गया गहराई में दरिया अपना हाल, मैं जब भी अंदर गया बाहर दिया उछाल। अनस परत ओज़ोन की होने लगी महीन, चलो खला में ढूंढ लें अपने लिए ज़मीन। क्या एक मैंने मंजरकशी की, इवेपोरेशन की, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है जी कि भंवर लगे जब खींचने तुंद हवा के बाल, भंवर लगे जब खींचने तुंद हवा के बाल, हवा नोचने लग गई दरियाओं की खाल। क्या बात है सर, हवा नोचने लग गई दरियाओं दरियाओं की। की खाल। सर मन नहीं भरता है और आपका बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी गुजारिश है सर कुछ और दो है अपने पसंदीदा अगर सुनाएं तो। एक एनवायरनमेंट पे दोहा है जी सर। कि जिन कांधों पे झूल कर छूता था आकाश, जिन कांधों पे झूल कर छूता था आकाश, एक दरवाजे में मिली उसी पेड़ की लाश, एक दरवाजे में मिली उसी पेड़ की लाश। एक दोहा यूं है कि पेड़ जर्द होने लगे फूल हुए रसहीन, पेड़ जर्द होने लगे। ये मैंने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, जी तो मैंने अपने अंदाज में उस बात को कहा जी कि पेड़ जर्द होने लगे फूल हुए रसहीन, लहू शजर का खींच कर पीने लगी ज़मीन। क्या बात है सर, पेड़ जर्द होने लगे फूल हुए रसहीन, लहू शजर का खींच कर पीने लगी ज़मीन। और दोहा देखिए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो मुझे पुराने दोहे थे, मुझे वो याद आ गए कि तू पर्वत से लाई है संग अपने धन धान, तू पर्वत से लाई है संग अपने धन धान, गंगा फिर क्यों खेत में भूखा खड़ा किसान, गंगा फिर क्यों खेत में भूखा खड़ा किसान। तू पर्वत से लाई है संग अपने धन धान, गंगा फिर क्यों खेत में भूखा खड़ा किसान। पहले हुआ किसान का बालू बालू खेत, फिर आंधी महंगाई की भर गई मुंह में रेत। पहले हुआ किसान का बालू बालू खेत, फिर आंधी महंगाई की भर गई मुंह में रेत। और रूह बदन के साथ थी जग ने दे दी ताप, रूह बदन के साथ थी जग ने दे दी ताप, पानी नीचे रह गया ऊपर उड़ गई भाप, पानी नीचे रह गया ऊपर उड़ गई भाप। रूह बदन के साथ थी जग ने दे दी ताप, पानी नीचे रह गया ऊपर उड़ गई भाप। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने दोहे सुनाए। आखिर में सर बस एक ये सवाल कि आपके सर
आगे की क्या मंसूबे है सर दोहे को लेकर अदबी तौर पर? क्या कुछ तजर्बाती सतह पर या आगे की सर? देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। जी। दोहे पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस कर पाऊँ दोहे पे, अपना जो मेरा डेली रूटीन रहता है। अब मैंने अभी कुछ रोज़ पहले से ये शेड्यूल बनाया कि दोहे के लिए ज़्यादा वक्त निकालूं मैं, जी। खाली ड्राइविंग टाइम ही नहीं। जी, उसके अलावा भी। दोहा जो है इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, मुझे जी। वक्त देना चाहिए दोहे को। जी। तो मैं बहुत जल्द जी। जो है आपको और भी कुछ नया दोहे में मिलेगा, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, उसकी आपसे तो यही कोशिश उम्मीद है जारी सर। है। बिल्कुल आपसे तो यही उम्मीद है सर, जी बिल्कुल नयापन आप लेकर आते हैं। तो कुछ सर नए तजुर्बे भी आप कर रहे हाँ, हैं वो मुझे? तजर्बे ही चल रहे हैं, जी। कुछ नए तजर्बे हैं और जल्दी जी। मंजर आम पे आएंगे। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम मुंतज़िर हैं सर, और बहुत पुरुम्मीद भी हैं सर। और सर आखिर में सर एक बार और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना इतना नहीं, कीमती आपका वक्त सर हमें दिया, और इतनी कीमती बातें सर आपसे हमें सुनने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके दोहे लोगों तक पहुँचेंगे और पूरी उम्मीद है कि नाज़रीन भी बहुत पसंद करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर शुक्रिया। आपका। आपका भी बहुत बहुत जी शुक्रिया, सर। आपने काफ़ी वक्त दिया मुझे। नहीं सर, आपका और शुक्रिया सर, ये वक्त तो सर आपने दिया, अपना जी कीमती वक्त, क्योंकि सर बहुत सारी मसरूफियात हैं आपकी, उसके बावजूद सर आपने इतना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात हो।